शादी शुदा कंवारी नंद रात के 1 बजे सबके सोने के बाद मुझे अपना नया सूट पहनाती। मैं मना भी करती कि मैं भला किसके लिए तैयार हूं, क्योंकि शौहर तो दूसरे शहर था। पर नंद मेरी एक न सुनती और फिर मेरे तैयार होने के बाद मेरे पांव दबाने लगती। मैं उसे बहुत दुआएं देती और ऐसे ही गहरी नींद में चली जाती। सुबह घर में सब मुझे अजीब नजरों से देखते। अब मुझे नंद पर शक होने लगा था। तभी अगले दिन कमरे में कैमरा छुपा दिया और अगली सुबह खोलकर देखा तो चीखें निकल गई कि नंद। मेरा नाम नौशी है। मेरा ताल्लुक कालाम से है। मेरे वालिद की वफात के बाद मेरी वालदा हम बहन भाइयों को लाहौर ले आई। यहाँ मेरी माँ का खानदान था, उनके भाई बहन थे। मेरे नाना नानी फौत हो चुके थे, लेकिन जाते हुए अपनी हर औलाद के लिए अलग घर बना गए थे। कुछ लोगों की समझदारी इतनी होती है कि उसका फल आने वाली नस्लें खाती हैं, और कुछ लोगों की नासमझी इतनी होती है कि आने वाली नस्लें उसका नुकसान उठाती हैं। मेरे नाना की 2 शादियां थीं। एक बीवी से मेरी माँ थी और दूसरी शादी से मेरे मामू और एक खाला थी। मेरी नानी का घर मेरे नाना अपनी जिंदगी में ही हमारी माँ के नाम कर गए थे। मेरी माँ से मेरे नाना नानी बहुत प्यार करते थे, जैसे सब वालिदैन को अपनी औलाद प्यारी होती है। लेकिन जो औलाद ऐसी हो जिसके बाद डॉक्टर कह दें कि अब आप दोबारा माँ नहीं बन सकती, और वो औलाद हो भी एक बेटी, तो समझा जा सकता है कि कितना मुश्किल है। मेरी नानी के यहाँ 10 साल बाद एक बेटी पैदा हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकेंगी। मेरी नानी बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे नाना ने कहा कि उनके लिए यही बेटी बेटों जैसी है। मेरे नाना एक अमीर शख्स थे, बहुत पैसा था उनके पास। मेरे नाना से उनके कुछ दोस्त कहने लगे कि बेटी तो पराया धन है, कुछ साल बाद अपने घर की हो जाएगी, तब तुम्हारी इस सारी दौलत को कौन संभालेगा। तुम ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो। लेकिन मेरे नाना मेरी नानी को दुख नहीं देना चाहते थे, मगर ये बात उनके दिल में बैठ गई थी कि इतनी दौलत किस काम की है। नाना अक्सर दोस्तों के साथ घर से बाहर वक्त गुजारते थे। दोस्तों के रंग और उनकी सोच ने जल्द ही उन्हें भी बदल दिया। एक दिन किसी ने मेरी नानी को बताया कि मेरे नाना किसी मशहूर हीरोइन के घर से निकल रहे थे। मेरी नानी बहुत परेशान हुई, रोती रही, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि शौहर से पूछती। फिर एक दिन उनकी तस्वीर उसी हीरोइन के साथ देखी। मेरी नानी की हिम्मत जवाब दे गई। मेरे नाना घर आए तो मेरी नानी ने उनसे पूछा कि उस एक्ट्रेस के साथ उनका क्या रिश्ता है। बार बार खबरों में उस एक्ट्रेस के नाम को मेरे नाना के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था। मेरे नाना हंसने लगे और बोले, ये हमारे हासिदीन की साजिश है जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ उस एक्ट्रेस का एक फैन हूँ और कुछ नहीं। मेरी नानी मुतमईन नहीं थी। जब शौहर बदलता है तो एक बीवी को ही सबसे पहले पता चलता है। मेरे नाना ने मेरी नानी और बेटी को वक्त देना छोड़ दिया। जब मेरी नानी गिला करती तो कहते कि मसरूफियत बहुत है। मेरी नानी दिन गिन रही थी कि कब कयामत टूटती है। वो अपने आप को बुरी खबर के लिए तैयार कर चुकी थी। नाना ने घर कम आते आते बिल्कुल ही आना छोड़ दिया था। अब वो हफ्तों बाद घर आते और बीवी के जिस्मों में 100 नुक्स निकालते। कहते, तुमसे तो एक बेटी नहीं संभाली जाती, और बेटी को भी डांटने लगे। उन्हें मेरी नानी बूढ़ी रो लगती थी, जिसे ये भी पता नहीं कि शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं। एक दिन खाना खाते हुए मेरे नाना ने गिलास तोड़ दिया और बोले, ये खाना है, इतना बदमजा खाना। मेरी नानी ने मुस्कुरा के मेरे नाना को देखा और बोली, यही खाना आप 15 साल से खा रहे थे, क्यों बुरा लगने लगा। इस बहस को छोड़ दें। आपको मेरे हाथ के खाने के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं था, इस बात को भी जाने दें। ये बताएं कि कब ला रहे हैं उसे घर। मेरे नाना हैरान हुए और फिर कुछ देर बाद बोले, मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरी नानी कहकहा लगाकर हंसी। मेरी माँ कहती हैं कि मेरे नाना कहते थे कि उस वक्त मुझे लगा कि मेरी बीवी सदमे से अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है। मेरी नानी ने कहा, मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं आपको छोड़ दूं और अपने कजन से शादी कर लूं, क्योंकि आप बेरोजगार थे और मेरा कजन आर्मी में ऑफिसर था। लेकिन मैंने आप ही को चुना था। कोई क्या चाहता है तब तक नहीं होता जब तक हम नहीं चाहते। तो दूसरों को बदनाम न करें और खुद भी रात के अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं। उसे घर ले आए। मेरे नाना के पास जो कुछ था मेरी नानी का था। मेरी नानी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी नानी ने सारे खानदान की मुखालफत के बावजूद मेरे नाना से शादी की थी। मेरे नाना अपनी दूसरी बीवी को घर ले आए, जो एक एक्ट्रेस थी। उसका फैशन, उसकी शोहरत, उसका नखरा, सबसे बढ़कर नित नए लोगों का घर आना, ये सब मेरी नानी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शौहर की वजह से खामोश थी। मेरी नानी जानती थी कि अगर उस औरत से कुछ कहा तो ये उनके शौहर को भी यहाँ से ले जाएगी। मेरी माँ हमें जब नानी की बातें सुनाती तो कहती, मेरी माँ कहा करती थी, उस वक्त मैंने सोचा कि जज्बाती होने के बजाय सब्र से ये दिन गुजार लूं, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो औरत घर बसाने वालों में से नहीं थी। वो औरत आधी आधी रात को घर आती, जब दिल चाहता किसी न किसी के साथ खाना खाने और कभी घूमने निकल जाती। मेरे नाना उकता गए थे। सारे खानदान में बातें हो रही थी। मेरे नाना ने उस औरत से कहा कि वो ये काम छोड़ दे। उसने कहा, मोहब्बत की थी तो गुर्दा भी बड़ा रखते, मर्द बनो। ये क्या औरतों की तरह मेरी मिन्नतें करते हो। इस वक्त तो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। और फिर एक दिन पता चला कि वो औरत उम्मीद से है। मेरे नाना बहुत खुश थे, लेकिन उस औरत को अपने फिगर और कैरियर की फिक्र थी। उसने कहा कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। मेरी नानी उस दिन पहली दफा उससे बात करने गई।
اس سے کہا کہ وہ بچے کو جنم دے، بچے میری ذمہ داری میں ہوں گے، میں سنبھال لوں گی۔ پتہ نہیں وہ عورت کیسے راضی ہو گئی۔ میری نانی نے ان دنوں اس عورت کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اس عورت نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بچے اپنی ماں جیسے ہی پیارے تھے۔ میرے نانا بہت خوش تھے۔ سارے خاندان کی دعوت کی گئی۔ بچوں کے عقیقے بہت شاندار کیے تھے۔ بچے میری نانی کی ذمہ داری بن گئے تھے، میری نانی ہی انہیں سنبھالتی۔ وہ عورت 2 دن گھر نہ آتی۔ میرے نانا نے سمجھانا چاہا تو جھگڑے ہونے لگے، اور ایک دن اس عورت نے میرے نانا کو چھوڑ دیا اور حق مہر میں لکھا 30 لاکھ بھی لے گئی۔ عدالتوں میں الگ ذلیل کیا۔ میرے نانا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ ان بچوں کے نام پر بلیک میل کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ یا تو بچے دے دیں یا پھر مزید 30 لاکھ دیں۔ میرے نانا اپنی اولاد کو اس عورت کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے پیسے اس عورت کے منہ پر مار آئے۔ میری نانی نے بچوں کو پالا تھا، ان بچوں کو جن کی ماں انہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ روتے تھے تو آدھی رات کو ان بچوں کو گود میں لے کر چپ کروایا کرتی تھی۔ سرد راتیں ان کے لیے جاگ کر گزاری تھی۔ لڑکی تو تنگ نہیں کرتی تھی، لیکن لڑکا بہت ضدی تھا، ساری رات روتا اور ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا۔ میری نانی نے بہت مشکل سے ان دونوں کو سنبھالا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے، میری نانی کو ہی اپنی ماں کہتے تھے۔ لڑکی اپنی ماں جیسی تھی، بہت ہی نخرا اور غرور۔ میری نانی اس سے بہت خوفزدہ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ بھلے پرورش انہوں نے کی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے اندر سے اس کی ماں کے سارے گن نہیں نکال سکی تھی۔ اور پھر وہی ہوا۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ میرے نانا کو شدید غصہ تھا۔ انہوں نے منع کیا تو وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی، لیکن میرے نانا نے اسے روک لیا، مگر زیادہ دیر نہ روک سکے۔ ایک دن وہ بتائے بغیر ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے نانا یہ سب برداشت نہیں کر سکے، انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میری نانی بھی بیمار رہنے لگی تھی، لیکن نانا کا خیال رکھتی۔ میرے نانا کی دوسری بیوی کا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ اسے نہ اپنا باپ نظر آیا اور نہ وہ ماں جس نے اس کی ماں کو چھوڑ جانے کے بعد ان لوگوں کو پالا تھا۔ میری نانی فوت ہو گئی۔ میری ماں صدمے سے اتنا روتی اور چیختی چلاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہو جائے گی۔ ایک دن نانا کی دوسری بیٹی لوٹ آئی، سب کچھ گنوا کر۔ اسے کسی فوٹوگرافر نے ماڈلنگ کروانے کے نام پر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے نانا نے اس کی شادی کر دی اور اس پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ میرے ماموں بھی واپس آ گئے۔ میرے نانا کو کچھ حوصلہ ہوا، لیکن جلد ہی پتا چلا کہ وہ جائیداد میں اپنا حصہ چاہتا ہے۔ میرے نانا نے وکیل کو بلوا کر گھر میری ماں کے نام کر دیا اور باقی سب کچھ ایک یتیم خانے کو دے دیا۔ میری ماں کی اپنے بھتیجے سے شادی کر دی، اور ایک دن ایسا سوئے کہ دوبارہ اٹھے ہی نہیں۔ جب اس گھر میں میری ماں ہمیں لے کر آئی تو پرانی یادیں اس گھر کے ہر کونے سے سر اٹھانے لگیں۔ کیا ملا نانا کو، اور کیا صلہ ملا تھا میری نانی کو۔ وہی بیٹی انہیں یاد کر کے روتی اور ان کے لیے لوگوں سے دعائیں بھی کرواتی اور خود بھی دعائیں مانگتی تھی۔ جس کو بیٹی سمجھ کر بیٹی کی خواہش میں سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا خمیازہ ہم بعد میں بھگتتے ہیں۔ وقتی طور پر جذبات میں کیے گئے فیصلے وقت آنے پر ہی سمجھ آتے ہیں۔ زندگی جذباتی ہو کے گزر تو جاتی ہے، لیکن کیسی گزرتی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میرے سوتیلے ماموں کو جب پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تو وہ ہم سے ملنے آئے، اور ساتھ ان کی انگریز بیوی بھی تھی۔ میری ماں سے انہیں ملتے دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سوتیلے بھائی بھی ایسی محبت سے مل سکتے ہیں، لیکن میری ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جو ان کے ماں باپ کا نہیں بنا وہ بھلا ان سے کیا رشتہ نبھائے گا۔ ماموں ہر دوسرے تیسرے دن آتے اور ہم سب کے لیے گفٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لاتے۔ انہی دنوں میری ماں میری بڑی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ میرے ماموں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کا بتایا جو پولیس میں ایس پی تھا۔ رشتہ اچھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر مشکل سے ہی آتا ہے۔ لیکن میرے بھائی نے کہا رشتہ بتایا ماموں نے ہے، لیکن ہم خود دیکھیں گے، اگر اچھا لگا تو ہاں کر دیں گے۔ ماموں کون سا زبردستی کروا رہے ہیں۔ دوسرے دن میری ماں، ماموں اور میرا بھائی جب رشتہ دیکھ کر واپس آئے تو مطمئن تھے، انہیں رشتہ پسند آ گیا تھا۔ منگنی کے بجائے ان لوگوں نے نکاح کا کہا تھا۔ 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ سارے گھر میں نکاح کی خبر کا سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے کچھ چیزیں لینی تھی، لیکن بھائی مصروف تھے۔ اسی وقت مجھے ماموں آتے دکھائی دیے۔ میں نے ان سے کہا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، چلو میں لے چلتا ہوں۔ میں ماموں کے ساتھ بازار آ گئی۔ ساری شاپنگ ماموں نے کروائی تھی۔ واپسی پر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کا گھر چھوٹا سا پورشن تھا، لیکن بہت خوبصورت اور جدید طرز پہ بنا تھا۔ میری مامی ایک پینٹر تھی اور ان کی بنائی گئی خوبصورت تصویریں ان دیواروں پہ اس گھر سے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ماموں کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جو مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ماموں کی بیگم نے کھانا بنا لیا اور کھانا کھانے کے بعد آنے دیا۔ میں ان سب سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ میری ماں نے ایسے ہی ماموں کے بارے میں وہم پال رکھے ہیں۔ ماموں تو بہت اچھے ہیں۔ میری بہن کا نکاح ہو گیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر سرکاری ملازم تھا اور بہت ہینڈسم تھا۔ ہم سب آپا کو تنگ کرتے، مذاق کرتے۔ میری ماں میری بہن کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں مانگتی۔ ایک دن میری بہن کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میری بہن کمرے میں نہیں تھی۔ فون میں نے اٹھایا، میرا بہنوئی تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپا کو بلاتی ہوں۔
मेरी बहन शर्माते हुए फोन सुनने लगी। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन परेशान रहने लगी थी और मुझसे बात बात पर लड़ने लगी थी। मेरी माँ मुझे कहती कि बहन से बदतमीजी नहीं किया करो, वो अब मेहमान है, कुछ दिन में उसने चले जाना है और तुम उसका दिल दुखाती हो। मुझे समझ न आती कि मेरा कसूर क्या है। मैंने कमरे से ही निकलना छोड़ दिया। एक दिन मामू मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। वहां मेरा बहनोई भी आया हुआ था। मैंने उससे भी आपा की शिकायत की। कहा कि आपकी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, उसे समझा ले। तो वो हंसने लगा और कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे समझा लूंगा, नहीं लड़ेगी। मेरा बहनोई मुझे और मेरे मामू के बच्चों को साथ लेकर आइसक्रीम खिलाने ले आया। हमें शॉपिंग भी करवाई। मुझे बहुत रश्क आया। आपा की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। मैंने ये बात अपने बहनोई से की तो कहने लगा, तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है? मैंने कहा, मुझे भी कोई आप जैसा मिल ही जाएगा। तो कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं ही वो खुशकिस्मत हो सकता हूँ। मैंने हैरानी से देखा और कहा, आप तो आपा के हो गए। तो कहका लगाकर हंसने लगा। मुझे उसकी हंसी से बहुत खौफ महसूस हुआ था। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि तू बेशर्म है, अपनी बहन का घर तबाह करने में लगी हो। अभी तो उसने ख्वाब देखे थे और तुमने उसके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, मैंने क्या किया? तो मेरी बहन ने सारी तस्वीरें सबको दिखाई, जहां मैं और मेरा बहनोई किसी बात पर हंस रहे थे और कहीं आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं थी, मामू के बच्चे भी साथ थे। तो मेरी बहन ने कहा, वो लोग तो कल से यहाँ नहीं है। मेरी माँ ने मामू को कॉल की तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे कल से अपने ननियाल गए हुए हैं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसी वक्त मेरी माँ ने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए और कयामत यह हुई कि मेरा बहनोई शुएब पुलिस के साथ वहां आ गया और कहा कि मेरे साथ तो धोखा किया आप लोगों ने। मुझे तस्वीर छोटी बेटी की दिखाकर शादी बड़ी से करवा दी। मैं इसे तलाक देता हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सब मुझे गुनहगार समझ रहे थे। मेरी बहन ने मुझे धक्का दिया तो शुएब ने मुझे गिरने से बचा लिया। मेरी माँ ने कहा, इस मनहूस की कोई जगह नहीं है हमारे घर में, चली जाओ। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने मिन्नत की, कस्में खाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। उसी वक्त मामू आ गए। मैंने उनसे कहा कि वो सच बताएं, लेकिन वो कहने लगे, तुम तो शुएब से मिलने के बहाने ही हमारे घर आती थी और कहती थी कि मेरी माँ और मेरी बहन को पता न चले। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं जमीन से खड़ी हुई और कहा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। आज से मैं आप लोगों के लिए मर गई। शुएब ने मुझसे निकाह कर लिया। मुझे उससे भी नफरत थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास सर छुपाने को छत नहीं थी और मेरे अपनों ने जो किया था, उसके बाद शुएब ने जो किया था वो वजह जरूर था। मेरे अपनों ने मुझ पर भरोसा न करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं शुएब को खत्म करना चाहती थी और बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो बच गया और बोला, तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं तो मोहब्बत ही करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे वाकई तुम्हारी तस्वीर दिखाई गई थी, इसीलिए मैं मान गया था। लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा कि तुम मुझे मुबारकबाद दे रही थी तो मैं हैरान रह गया। उस वक्त तुम्हारे मामू से कहा तो वो कहने लगे, तुमने इनकार कर दिया था तो दूसरी भांजी से मेरा रिश्ता करवा दिया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उन्हीं दिनों शुएब की पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई। मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया और यहीं अपने ससुराल में रहने लगी। मेरी गैर शादीशुदा कंवारी नंद रात के 1 बजे सबके सोने के बाद मुझे अपना नया सूट पहनाती। मैं मना भी करती कि मैं भला किसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि शौहर तो दूसरे शहर में था। पर नंद मेरी एक न सुनती और फिर मेरे तैयार होने के बाद मेरे पाँव दबाने लगती। मैं उससे बहुत दुआएं देती और ऐसे ही गहरी नींद में चली जाती। सुबह घर में सब मुझे अजीब नजरों से देखते। अब मुझे नंद पर शक होने लगा था। तभी अगले रोज कमरे में कैमरा छुपा दिया और अगली सुबह खोल कर देखा तो चीखें निकल गईं कि नंद किसी लड़के से मिल रही थी। उस लड़के ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से देख रहे थे। साफ पता लग रहा था कि दोनों में मोहब्बत का चक्कर चल रहा है और वो मुझे अपने कपड़े पहनाकर मेरे कपड़े पहनती थी ताकि सबको यही लगे कि मैं ही हूँ। मुझे हैरानी ये थी कि सब मुझे देखते अजीब सी नजरों से थे, लेकिन कोई भी पूछता नहीं था। मुझे ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। मेरी नंद उस रात फिर मेरे पास आई और मुझे कपड़े देकर कहा कि तैयार हो जाओ। मैंने जानबूझकर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और उसे कहा कि मेरे कमरे से चली जाओ। उसे मेरी बात बुरी लगी। उसने शोर मचा दिया कि भाभी भाग रही हैं, अम्मा अब्बा जल्दी आए, ये देखें भाभी जा रही थी घर से। मैंने हैरानी से उसे देखा। मेरी सास ससुर भी वहां आ गए और कहा कि क्या हुआ है। उस वक्त वो लड़का जिसे मैंने कैमरे में अपनी नंद के साथ देखा था वही उस वक्त सामने खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। आज फिर वही ससुराल में हो रहा था जो मैके में हुआ था। मैं एक बार फिर से बेघर होने वाली थी। मेरी सास मुझे धक्के दे देकर घर से निकालने लगी। मेरी नंद मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे कहा कि वो डरे खुदा से और सच बोल दे, ये लड़का मुझसे मिलने नहीं उससे मिलने आया था। लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजा पीटती रही लेकिन उन लोगों ने दरवाजा न खोला। मैं वहां से आ गई। सड़क के किनारे चलते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। मौसम खराब था और मेरी जिंदगी में आने वाली आंधी की तरह उस वक्त तेज आंधी चलने लगी और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी।
मैं बारिश में भीग चुकी थी। उसी वक्त बाइक पर 2 लड़के मेरे पास आकर रुके और कहा कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जहां भी जाना है। मैंने उनसे डर के दौड़ना शुरू कर दिया। मैं अंधाधुंध दौड़ रही थी। वो लड़के अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं एक फकीरनी के पास रुक गई। वो फकीरनी फुटपाथ पर बैठी भीख मांग रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे इनसे बचाओ। वो खामोश रही और बारिश से बचने के लिए एक दुकान की तरफ बढ़ गई। मैं उसके साथ चलने लगी। उसी वक्त वो लड़के आ गए और मुझे अपने साथ चलने का कहने लगे। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। एक ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं फकीरनी के पीछे छुप गई और खौफ से आंखें बंद कर ली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जब फकीरनी ने उन लड़कों को अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर दिया, कुछ लोग भी उन लड़कों को फकीरनी से लड़ते देखकर इधर ही आ गए और उन लड़कों को मारने लगे। मैंने उस फकीरनी का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगी, समझो तुम्हारा हक अदा करने की कोशिश की है। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, तेरा चेहरा एक ऐसी औरत से मिलता है जिसने मुझ पर कभी बहुत एहसान किया था। वो बहुत ज़ईफ औरत थी। जल्द ही हाँफने लगी और नीचे बैठ गई। मैं हैरान रह गई जब उसने मेरी नानी का नाम लिया और कहा, उसने मुझे अपना शौहर दे दिया, अपना घर दे दिया, मेरे बच्चे पाले, लेकिन मैं उसे ही बर्बाद करना चाहती थी। मगर देखो, आज खुद बर्बाद हूँ। वो फकीरनी मेरे नाना की दूसरी बीवी थी, जो अपने ज़माने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई और अपने दुश्मनों को ऐसे ही अंजाम के साथ छोड़ दिया और मुतमईन हो गई कि मेरे साथ बुरा करने वालों का भी यही अंजाम होगा। मैंने अपनी नंद को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने शौहर को कॉल करके सारी बात बता दी। कुछ देर बाद मेरे शौहर का एक दोस्त उस जगह आया और मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैंने उस फकीरनी को भी साथ लिया। कुछ देर बाद मैं अपने शौहर के घर पर थी। मामू को कॉल करके उनकी माँ का बताया। अगले दिन वो अपनी माँ को लेने आ गए। बहुत शर्मिंदा थे, जो समझते थे कि मेरी नानी ने उनसे उनकी माँ को छीन लिया, घर से निकाल दिया और इसी वजह से वो मेरी माँ से नफरत करते रहे। आज पता चला था कि कसूर तो सारा उनकी माँ का था। मेरे मामू ने मेरी माँ को सारा सच बता दिया और कहा कि वो बदला लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेरी माँ की वजह से उनके और उनकी बहन के साथ अच्छा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने ये जाल बिछाया था ताकि सारा खानदान उन पर उंगलियां उठाए, जो कहता था कि फिल्मी हीरोइन के बच्चे हैं, सगे नहीं निकले थे। मेरी माँ रो रही थी कि उन्होंने फिर अपने बच्चों को पहचानने में गलती कर दी और अपनी औलाद को खुद से दूर कर दिया। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और घर आने का कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं अब वापस नहीं जाना चाहती और अपने शौहर को अभी तक मैं दिल से माफ़ नहीं कर सकी। लेकिन जिस तरह उसने मेरा साथ दिया, मुझे लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं सही वक्त पर सही फैसला करूंगी ताकि मेरी नस्ल को पछताना ना पड़े।